Hello students, so basically we will discuss about UPS. Before proceeding further, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स है ना, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें यूपीएस से रिलेटेड नोट्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड और हम कंप्रहेंसिवली इसको कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएस पे जाने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट सम पेंशन रूल्स. और वो पेंशन रूल्स कौन कौन से हैं? One is OPS, other one is NPS, and the third one is this UPS. So first of all, we will discuss about OPS. देखो हुआ क्या था ना कि जो 1 जनवरी 2004 है ना, उससे पहले जो भी एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उन पे ये रूल अप्लीकेबल था. ठीक है, उनको OPS मिलता था. OPS में क्या होता था कि आपको जैसे सैलरी मिल रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन उसको सैलरी मिल रही है तो उसके सैलरी में कुछ भी पैसा नहीं करता था. लेकिन गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कुछ पैसा, एक फंड होता था, ठीक है, वो PFDRA के द्वारा से रिलेटेड होता था, वो बनाता था, उसमें कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता था. और जब ये पर्टिकुलर पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब में था वो रिटायर्ड हो जाता था तो उसको पेंशन के फॉर्म में मिलता था. नाउ एनपीएस में क्या हुआ था कि एनपीएस में गवर्नमेंट तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूट करती थी, साथ साथ कुछ सैलरी का पार्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पैसे से भी कटता था और फिर वो फंड में जाता था, एक पर्टिकुलर फंड में. और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता था ना तो उसको उस फंड से पैसे मिल जाता था. इसी तरीके से यूपीएस की बात करते हैं तो यूपीएस कोई डिफरेंट नहीं है. यूपीएस एक एनपीएस का ही पार्ट है और इसी वजह से इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोला गया है 2025. यूपीएस में क्या है इंपॉर्टेंट कि यूपीएस एनपीएस का पार्ट है और उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है जो जिन पे ऑलरेडी एनपीएस लागू है. एनपीएस लागू मतलब जो 1 जनवरी 2004 के बाद में जॉब ज्वाइन की है उनके ऊपर एनपीएस लागू है. तो जिन पे एनपीएस लागू है वो यूपीएस लागू है. तो मतलब जो भी एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 के बाद में जॉब लगे हैं उन पे यूपीएस लागू है. यूपीएस एक होता क्या है ना कि ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी को लेना है, ये ऑप्शनल है. ठीक है, ऑप्शनल कैसे है? मान लो किसी पे एनपीएस लागू है, ठीक है, एनपीएस लागू है और वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहता है कि मैं कल से यूपीएस लागू करवाना चाहता हूँ. ठीक है, अब मार्केट में क्या है ना, मार्केट में कुछ भ्रांतियां है और क्या रूमर्स है कि यूपीएस से बेहतर एनपीएस है और एनपीएस से बेहतर ओपीएस है. देखो आयल से कि ये वीडियो अच्छे से देखो और आपको समझ आ जाएगा कि आपको बेटर कौन सा होगा और किस कंडीशन में कौन सा बेटर है. सभी अपनी अपनी जगह पे बेसिकली अच्छे हैं, बट मेरी नज़र में यूपीएस भी कभी कभी सम टाइम नहीं, बहुत बार एनपीएस से काफ़ी बेहतर है. तो वी कैन नॉट से कि एनपीएस इज बेटर देन यूपीएस. और कैसे है मैं थोड़ा कंप्रेहेंसिवली समझाऊंगा और थोड़ा डेप्थ में वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि यूपीएस कब आया था. देखो अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे तो 24 जनवरी, अभी 24 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैजेट में ये पब्लिकेशन दिया था. रिमेंबर वन थिंग, ये प्रेसिडेंट ने नहीं दिया था. जो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालता है ना उसमें नहीं था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था. डेफिनेटली ये पार्लियामेंट के द्वारा आया होगा. तो जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन में है ये दोनों मिलकर ही इसको बनाई होगी, या पहले से विचार में था ही. इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाइड किया था, गेजेटेड में नोटिफिकेशन दिया था. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा बेसिकली डिपार्टमेंट ने दिया था? जो डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल सर्विस है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, उसने दिया था. तो रिमेंबर वन थिंग, तो ये कब से लागू हो जाएगा? ये लागू होगा बट 1 अप्रैल 2025, मतलब लागू हो चुका है. लेकिन तब तक हुआ क्या था कि अब आगे जाके 2 सितंबर को एक और नोटिफिकेशन आया था जो काफ़ी कंप्रेहेंसिव था 2025 में. और उसमें एक सारी कंडीशंस आ गई कि कब आपको एक्सरसाइज करना है ऑप्शंस, कब नहीं करना है. जैसे मान लो कि जो एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले जॉब में लगे हुए, इसको लेके चलो, ठीक है, इससे पहले बिफोर दैट
तो उनको ना 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, कि आप एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो क्योंकि आपको एनपीएस में रहना है या आपको यूपीएस लेना है। लेकिन इसके बाद में, इसके आफ्टर, मतलब आफ्टर 1 अप्रैल 2025, इसमें 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो ऐसी कोई ये फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि 3 मंथ और 1 मंथ का है। तो आपको ये ना मेमोराइज कर लेना, क्योंकि एमसीआर में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि ये एनपीएस और ओपीएस से कैसे डिफरेंस है। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि किस तरह से ये जो पेंशन सिस्टम वर्क करता है। पेंशन सिस्टम के लिए मैंने बोला था कि एक फंड होता है पर्टिकुलर, ठीक है, जिसमें एनपीएस की बात करें या ओपीएस की बात करें या यूपीएस की बात करें, तो इसमें ना गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी होता है। तीनों में होता है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। ओपीएस में इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, यूपीएस में ऑफकोर्स होता है और एनपीएस में भी होता है। इसमें इंप्लॉय और गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रीब्यूशन एक फंड में जाता है। ये फंड फिलअप होता है और इसका कई इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लो कि सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदने में काम आ गया, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में काम आ गया, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एनपीएस की बात कर रहा हूँ। ओपीएस में क्या ना गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करके और गवर्नमेंट सब कुछ करेगी जो अपने लेवल पे है, आपको पता भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। यूपीएस में क्या होता है ना, बेसिकली यूपीएस का समझो थोड़ा। यूपीएस में क्या होता है, एक होता है आईसी, इंडिविजुअल कॉर्पस, एक होता है पीसी, पूल कॉर्पस। ये आईसी पीसी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आईसी जो कॉर्पस है, यानी जो पुल है या फंड है, वो मैं यूपीएस की बात कर रहा हूँ, वो इनकी तरह ही है, नॉर्मली इनकी तरह ही है जो ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने जो एनपीएस में काम किया। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एनपीएस में क्या होता था कि गवर्नमेंट इंप्लॉई 10% कंट्रीब्यूट करता था और गवर्नमेंट करती थी 14%। यहाँ पे क्या होगा ना, यूपीएस में गवर्नमेंट इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 10% और जो गवर्नमेंट होती है वो करती है 10%। इसमें होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें डिसीजन गवर्नमेंट इंप्लॉय लेता है कि ये जो फंड है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, क्या सिक्योरिटी बॉन्ड में जाएगा, या जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना उसकी तरह होता है, या फिर आप गोल्ड लोन में इन्वेस्ट कर दो, मतलब गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। ये गवर्नमेंट इंप्लॉय डिसाइड करता है। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय डिसाइड नहीं करता है तो फिर गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक और फंड होता है जिसको पूल कॉर्पस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूल कॉर्पस बोला जाता है। इसमें गवर्नमेंट अपनी तरीके अपने तरफ से, यूपीएस की बात कर रहा हूं, देखो 10% तो यहां कर रही है, उसके अलावा कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट खुद की तरफ से पूल कॉर्पस में इन्वेस्टमेंट करेगी। ये इन्वेस्टमेंट ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट इंप्लॉय जब रिटायर्ड होगा ना, तो उसको अश्योर्ड पेमेंट मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्योर्ड पे आउट। अब ये अश्योर्ड पे आउट का मतलब क्या होता है, ये पेंशन ही होती है। तो आप कहोगे तो पेंशन तो अपने को एनपीएस में भी मिल रही थी, ओपीएस में भी मिल रही थी, लेकिन वो अश्योर्ड नहीं होती थी। अश्योर्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मतलब मान लो कि आपके पुल में 1 लाख रुपए हो गए और इसका इन्वेस्टमेंट किया, तो कभी कभी ना गवर्नमेंट को घाटा भी हो जाता था, लॉस भी हो जाता था, और गवर्नमेंट उसकी जगह पे आपका 50,000 रुपये ही आपको रिटर्न कर पाती थी। लेकिन अश्योर्ड पेमेंट में क्या होता है, यहाँ पे तो चाहे घाटा हो चाहे ना हो, लेकिन पुल कॉर्पस में होता है ना, तो गवर्नमेंट इस तरह से इन्वेस्टमेंट खुद से करती है, इसमें गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं करवाता, ठीक है, गवर्नमेंट इंप्लॉय इसका डिसीजन मेकिंग में नहीं होता। तो उसमें इस वजह से अगर इसमें भी अगर लॉस हो जाता है तो इसका गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करती है, और इस तरह से ना एक अश्योर्ड पेमेंट आपके हाथ लगती लगती है, मतलब आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी और अच्छे लेवल पे पेंशन मिल जाएगी। अब आप बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि पेंशन बहुत अच्छी मिल जाती है, वो डिपेंड करता है, आईसी इज ग्रेटर देन बीसी। यहाँ पे बीसी क्या है, दिस इज एक बेंचमार्क कॉर्पस। अब बात करते हैं कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है। हम बेसिकली नॉर्मल डेज में ये बात करते हैं कि बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई मेजरमेंट या रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। तो ये भी एक वर्चुअल है, ये कोई इस तरह से फंड नहीं है जो आपके, मैं पूल कॉर्पस की बात किया हूँ या फिर इंडिविजुअल कॉर्पस की बात कर रहा हूँ, आईसी और पीसी की तरह नहीं होता है, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल हम जैसे डिसाइड करते हैं, जैसे आइडियल केस की बात करते हैं, तो ये एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन इन द सेंस मान लो कि एक एम्प्लॉय है, वो
जॉब में ज्वाइनिंग कर लेता है। ज्वाइनिंग करने के बाद में हर महीने ये गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो हर महीने ना कंट्रीब्यूशन कर रहा है 10%। दूसरा ये कर मतलब हर महीने कंट्रीब्यूशन कर रहा है। दूसरा मान लो कि उस पर कोई केस वगैरह नहीं चला तो सब्सिस्ट, क्योंकि केस चल जाता है ना तो वो सस्पेंशन में रहता है। सस्पेंशन में सब्सिस्टेंस अलाउंस लगता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है, लगभग हाफ 50% ही सैलरी आती है, तो उसके बेसिस पे होते हैं। तो ये माना जाता है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कोई सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं है, मतलब उस पर कोई केस नहीं है और वो रेगुलर कर रहा है और वो मिनिमम 25 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस कर रहा है। अब ये 25 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, ये कंडीशन गिवन है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन के हिसाब से मान लो कि एक ये बेंचमार्क कॉर्पस है, और बेंचमार्क कॉर्पस मान लो कि ये बोलता है कि जब आप रिटायर्ड होगे ना सुपर एनुएशन पे, सुपर एनुएशन बेसिकली जनरली कितने साल का होता है, 60 ईयर्स का होता है। वो तीनों में होता है, चाहे ओपीएस में हो, एनपीएस में हो या यूपीएस में हो। तो 60 साल की एज में आप सुपर एनुएट हुए और वो कहता है कि मान लो कि आपके बेंचमार्क कॉर्पस में 50 लाख रुपए हो गए। ठीक है, मतलब आपको अश्योर्ड पे आउट जब मिलेंगे जब आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए होंगे। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन तो कभी नहीं टूटेगा। जो पूल कॉर्पस वाला कंट्रीब्यूशन है वो तो उसकी तो टेंशन मत करो, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि वो टाइम टू टाइम देगा। दिक्कत किस में हो सकती है ना, दिक्कत हो सकती है आपके आईसी वाले में। आईसी वाले में क्यों होगी, क्योंकि आईसी में कभी कभी मान लो कि आप ना लीव पे चले गए, ठीक है, विदाउट इंफॉर्मेशन किए हुए, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो सैलरी नहीं मिलेगी तो पेमेंट कहां से करोगे, ऑब्वियस सी बात है। जब आपको पूरे महीने की सैलरी नहीं मिली तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं करेगा तो आप आईसी में कंट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो ये आइडियल कंडीशन बोलती है कि आपके 60 साल की उम्र तक ना 50 लाख रुपए हो जाने चाहिए। और मान लो कि आपके आईसी में ना वो पैसा मान लो कि 45 लैक्स ही हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको ना फुल अश्योर्ड पेमेंट नहीं होगा। अभी क्या होगा, क्या है, क्या किस तरह होगा, ये हम वन बाय वन समझेंगे, कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अब इसके अंदर कौन कौन आता है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ये किस किस पे अप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो 1 जनवरी 2004 से बाद में ज्वाइन हुआ है, ऑफकोर्स वो नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंडर आएगा। और जो नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंडर आएगा ना उसके पास एक ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप यूपीएस में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। अगर आप नहीं आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एनपीएस एज इट इज लागू रहेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि किस पे लागू नहीं होगा। तो ये रेलवे सर्वेंट है ना जितने भी, उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए अलग से पेंशन रूल होता है। जो कोजुअल या डेली रेटेड वर्कर्स होते हैं, मान लो कि एम्स का ना दरवाजा टूट गया या डोर है उसमें कोई रिपेयर करना है, तो रिपेयर वाले हो गए, तो उन पे भी ऑफकोर्स नहीं लागू होंगे। वो 3-4 महीने के लिए आएंगे और पूरे एम्स के जितने भी डोर्स है उनमें इंप्रूवमेंट करेंगे। मतलब एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है। और कॉन्ट्रेक्चुअल में तो एकदम क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत फॉर्मल वे में वर्क करते हैं, बट इसमें नहीं होता। पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, मान लो कि बिहार में बाढ़ आ गई और उसके लिए कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बुला लिया गया या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बुला लिया गया, तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्विस पे बिल्कुल नहीं लागू होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑल इंडिया सर्विस पे यूपीएस लागू नहीं होता। इसमें आईएएस भी होता है, आईपीएस भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले ऑफिसर्स भी होते हैं। कुछ ऑफिसर्स क्या होते हैं ना कि जैसे राज्य सरकार के ना एब्रोड में वर्क करते हैं एज ए एम्बेसडर, या फिर जैसे मान लो कि यूपी की बात करते हैं तो यूपी ने ना कुछ लोन उठाया था फॉरेन से, तो उनके खुद के ऑफिसर्स गए थे, जैसे आईएफएस ऑफिसर होते हैं ना तो खुद के, तो उनके ऊपर भी नहीं होते। जो दूसरी की एम्बेसी एब्रोड में कहा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की बात करी लिया, उन पर नहीं लागू होते। और कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जैसे केग हो गई, ठीक है, उन पे लागू नहीं होगा। इन पे लागू करने के लिए गवर्नमेंट अलग से नोटिफिकेशन निकाली। और जो भी पीपल कवर अंडर सीसीएस रूल 2021, यानी कि सीसीएस रूल 2021 किस पे लागू होती है, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे नोमेनकल्चर में ओपीएस बोलते हैं, उस पर ऑफकोर्स नहीं लागू होगा, क्योंकि वो 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किए थे। और जो भी इंप्लॉय जो एनपीएस के अंडर आता है लेकिन यूपीएस को चॉइस फील नहीं करते या ऑप्शन नहीं करते, उन पे लागू ऑफकोर्स नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हमने ऑलरेडी इनके बारे में बात कर लिया, तो मैं ना शॉर्ट में एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में बताता हूँ कि जो यूपीएस है ना वो एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट कॉर्पस बनाता है, जिसको आईसी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, आपके कंट्रीब्यूशन के मैच करते हुए। जैसे 10% आपका कंट्रीब्यूशन है तो गवर्नमेंट का 10%। और एक होगा पूल कॉर्पस, जो कि एक्स्ट्रा गवर्नमेंट खुद की तरफ से देगी। जैसे मान लो कि वो 4% या 4.5 या 8.5% एक्स्ट्रा दे दी। इससे क्या होता है
कि ये अश्योर्ड मंथली पे आउट होगा, जिसको आप पेंशन के रूप में बोलेगा, वो किस के बेसिस होगा, जो आपके पे कितने मंथ की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, 25 साल की मानी गई है। अब इसके ऊपर वी विल डिस्कस इट। और कितना इंडिविजुअल कॉर्पस जितना बड़ा होगा ना, वो आपके बेंचमार्क कॉर्पस के रिलेटिव होगा, मतलब आपका जो रेफरेंस कॉर्पस है वो बेंचमार्क है, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल कॉर्पस को देखा जाएगा। हम दोबारा से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है। अगर कॉर्पस इस छोटा है तो पे आउट ऑफकोर्स कम होगा। कौन से कॉर्पस की बात कर रहे हैं? आईसी की बात कर रहे हैं। अगर आईसी इज लेसर देन बीसी तो ऑफकोर्स आपका पे आउट ना जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा। और आपकी अगर सर्विस भी 25 ईयर से कम है ना तो भी, तो इस तरह से ना आपकी सर्विस होना और आपका आईसी, तो कंडीशन कब है अश्योर्ड पे आउट की? अश्योर्ड पे आउट की कंडीशन पहली हो गई कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 25 ईयर्स की होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये पेंशन है। दूसरा आपका जो आईसी है ना लगभग बीसी के बराबर होना चाहिए। यही एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में तो अगर आईसी इक्वल टू बीसी ना तो आपको अश्योर्ड पे आउट मिल जाएगा, अदरवाइज कम प्रोपोर्शनली वे में कम होता जाएगा। और यहाँ पे ना एक चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज आल्सो गारंटी फ्लोर एंड लमसम अलाउंस बेस्ड ऑन कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड। ये इसके बारे में हम ना एनपीएस और ओपीएस में भी पढ़ चुके हैं और वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो इसके अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, कौन कौन नहीं होते, उसके बारे में। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बिल्कुल सीसीएस लगता है। जो डिफेंस में सिविल एम्प्लॉयज है जैसे क्लर्क, ये लोग है ना जो सैलरी वगैरह बांटते हैं डिफेंस वालों को, वो भी है। जो भी इंप्लॉयज मिनिस्ट्री के और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उन पे लागू होगा। जो रेलवे में टेम्परेरी बेसिस पे जाते हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी पे। अब देखो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी का क्या बोला गया है यूपीएस में। जैसे मैं बात करता हूँ एम्स की और ईएसआईसी की। ईएसआईसी और एम्स है ना, उन पर डायरेक्ट ये यूपीएस लागू नहीं होगा। कब से? जब से मैं बोला था कि ये जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा, तब से डायरेक्ट नहीं लागू होगा। एम्स और ईएसआईसी क्या करेंगे, अपना एक रेफरेंस या फिर जो भी है पोर्टफोलियो या फिर एमओ भेजेंगे किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि हमें भी यूपीएस लागू करवाना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड कर देगी कि आज से एम्स पे और ईएसआईसी पे लागू होगा। तो एक चीज और बता दूं कि कंफ्यूज मत हो कि ऑटोनोमस बॉडी पे लागू नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑटोनोमस बॉडी में एनपीए लागू होता है बिल्कुल, और एनपीएस का ही पार्ट है क्या, यूपीएस, क्योंकि ये ऑप्शन है। तो इंडिविजुअल इंप्लॉय डिसाइड कर सकता है कि लागू होना है। तो जिस भी ऑटोनोमस बॉडी पे एनपीएस लागू है उस पर यूपीएस 100% लागू होगा। इसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं है, तो आर्म फोर्स वाले इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और जो ये गलत है, ठीक है, जो 1 जनवरी 2024 से पहले लागू है, इसको थोड़ा ना मॉडिफाइड कर लेना। ये 1 जनवरी 2004 है, उससे पहले जो भी ज्वाइन किए थे, ठीक है, उन पे लागू नहीं है। और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन पे लागू नहीं है। इनके बारे में बात करेंगे कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में बेटर कौन है। अब बात करते हैं कि ये एक रूमर है कि एनपीएस इज बेटर देन यूपीएस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप मेरा पूरा लेक्चर देखोगे ना तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि यूपीएस इज आल्सो बेटर देन एनपीएस समटाइम। वो कंडीशंस बेसिस होती है कि आप अगर बहुत रेगुलर हो और आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो और आप रेगुलर जा रहे हो और रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यूपीएस में बहुत ज़्यादा फायदा है, एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं। तो देखो यूपीएस में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसमें भी, और तीनों में सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब इसमें यानी डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, हाइब्रिड के बेसिस पे है, मतलब, लेकिन इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ही है और इसमें डिफाइंड बेनिफिट है। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब, बेनिफिट जब होता है जब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो, तो डिफाइंड बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें भी है, इसमें भी है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है। और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है गवर्नमेंट और इंप्लॉय खुद दे रहे हो। तो एनपीएस में गवर्नमेंट प्लस इंप्लॉय का ही कंट्रीब्यूशन जाता है, इसमें गवर्नमेंट खुद की तरफ से अलग पूल नहीं बनाती, इसलिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होता है कि इसका यूपीएस का। इसमें 10% ऑफ सैलरी होती है, इसमें भी पर्टिकुलर 10% सैलरी होती है। मैंने बोला था ओपीएस में कभी भी इंप्लॉय की सैलरी नहीं जाती है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% होता है। मैं कैसे बताऊँ, 10% तो आपके साथ वो आईसी में डालेगी इंडिविजुअल कॉर्पस में, उसके अलावा 8.5% किस में डालेगी, वो पीसी में डालेगी पूर्व कॉर्पस में। यहीं पे ना यहाँ पे सिर्फ 40% सैलरी ही गवर्नमेंट डालेगी, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुल होता है, क्योंकि इंडिविजुअल एम्प्लॉय का तो होता ही नहीं। क्या गारंटी पेंशन मिलेगी? बिल्कुल मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगी और लमसम और मिलेगी। लेकिन एनपीएस में कभी भी गारंटी पेंशन नहीं मिलती, वो मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट घाटे में जा रहा है, अगर लॉस में है, तो आपको भी लॉस होकर ही पेंशन मिलेगी।
लेकिन ओपीएस में मैंने पहले बोला था कि हमेशा 50% ऑफ बेसिक पे आपको गारंटी मिलेगी। तो एनपीएस से यहाँ पे भी क्या है, प्लस पॉइंट है। तो ये आपको प्लस पॉइंट यूपीएस का नहीं बताया जाएगा। यूपीएस में इश्यू भी बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ है, वी विल टॉक अबाउट दैट। मार्केट रिस्क की बात करें तो इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। इसमें हाई होता है क्योंकि पूरा तरीके से डिपेंड मार्केट पे करता है। और इसमें तो जीरो मार्केट रिस्क है, क्योंकि आपका तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट का ही जो नुकसान है। पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, ये 50% ऑफ अमाउंट फॉर कॉर्पस, ये हमेशा कॉर्पस वैल्यू पे डिपेंड करती है, ये फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको अश्योर्ड पेंशन बोला जाता है, अश्योर्ड। तो आपको लग रहा होगा यूपीएस बहुत बेटर है, अभी तक तो लग ही रहा है, थोड़ी देर में आपको एनपीएस भी बेटर लगने लग जाएगा। 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे गारंटी। अगर डीएनएस अलाउंस की बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें एडेड पेंशन में डीएनएस अलाउंस होता है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इसमें कभी भी डीएनएस अलाउंस नहीं होता, क्योंकि ये डीएनएस अलाउंस होता है ना, वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, और ये पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें तो मार्केट का कोई रोल ही नहीं, तो डी आपको दे देंगे। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, इसलिए इन्फ्लेशन के बेसिस पे इसमें डीए नहीं दिया गया, इसमें डीए दिया गया है। अगर हम बात करें कम्यूटेशन लमसम, तो इसमें भी अलाउड है, इसमें पार्शियल अलाउड है थ्रू एन्युटी। मतलब इसमें क्या होता है ना, एनपीएस में जैसे मान लो 60% आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, 40% आपको लमसम दे दिया, या 60% लमसम दे दिया, 40% ये आपके एनपीएस में देख लेना। इसमें 40% ऑफकोर्स लमसम मिलता है। फैमिली पेंशन, इनके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या है क्या नहीं। अब देखो, मैं एक कंपैरिजन और लिखा कि यूपीएस क्या एनपीएस से बेटर है, क्योंकि देखो एक तो गारंटी पेंशन देती है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, मार्केट का रिस्क पर कोई डिपेंड नहीं, वो नहीं होता, अश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलती है, डीए का बेनिफिट्स मिलता है, और रिटायरमेंट सिक्योरिटी भी अच्छे से बढ़ती है। वहीं एनपीएस में क्या होता है कि इसमें प्रेडिक्टेबल इनकम नहीं होती थी एनपीएस में, लेकिन इसमें प्रेडिक्टेबल होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस और स्ट्रॉन्गर सोशल सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो यूपीएस आपको बेटर लग रहा होगा, लेकिन यूपीएस हर जगह बेटर है ऐसा नहीं होता। अब आगे हम चलने से पहले ना, वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग। सबसे पहले अश्योर्ड पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय द अश्योर्ड पे आउट। देखो, एक होता है अश्योर्ड पे आउट, एक होता है फैमिली पे आउट। अश्योर्ड पे आउट का मतलब होता है एक तरह से पेंशन, ये नोमेन कल्चर है। जब एनपीएस में जिसको पेंशन ओपीएस में पेंशन बोलते हैं, उसको ही अश्योर्ड पे आउट बोलते हैं। ठीक है, और एक होती है फैमिली पेंशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली पे आउट। ठीक है, फैमिली एक होती है फैमिली पे आउट, जो हमारे फैमिली पेंशन जैसा ही कुछ होता है। अब बात करते हैं जो अश्योर्ड पे आउट है ना, ये किस पे डिपेंड करता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट अश्योर्ड पे आउट नाउ। अश्योर्ड पे आउट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर अन्वेषण। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुपर अन्वेषण एंड ऑल क्या होता है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई जॉब ज्वाइन करता है ना, तो वो जॉब ज्वाइन करने के बाद जब उसकी एज 60 ईयर हो जाती है, तो उसको रिटायरमेंट, गवर्नमेंट का ये रूल है कि रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसको ही सुपर एनुएशन बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 25 ईयर एज में ना गवर्नमेंट जॉब में लगा, तो उसको सुपर एनुएट होने में कितने साल और चाहिए, 35 साल बाद में वो सुपर एनुएट हो जाएगा। ठीक है, तो सुपर एनुएशन कभी भी ले सकता है, लेकिन आपको अश्योर्ड पे आउट कब मिलेगा, जब मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 10 ईयर्स की हो। अब आप कहोगे सर ये 10 ईयर्स वाला समझ नहीं है। मान लो कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना, उसकी एज थी 52 ईयर्स, और वो 52 ईयर्स एज में ना जाके जॉब लगा, लेकिन 60 ईयर एज में तो वो क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा ना। तो उसने टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इसकी कितनी, 8 ईयर्स की है। तो 8 ईयर्स की है, तो क्या उसको यूपीएस मिलेगा, अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स गिवन है। अब मान लो कि आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स है, तो सुपर एनुएशन में अश्योर्ड पे आउट कब से लागू हो जाएगा, फ्रॉम नेक्स्ट डे। जैसे आप सुपर एनुएट हुए, मतलब मान लो आज आप रिटायर्ड हो गए, तो नेक्स्ट डे से आपको अश्योर्ड पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट डे से नेक्स्ट मंथ तक, मतलब मान लो कि आपने आज के दिन लिया, तो कल से लेके 1 मंथ बाद में आपको सैलरी मिलना, आपको अश्योर्ड पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज सुपर एनुएशन। सेकेंड इज प्री मेच्योर रिटायरमेंट। प्री मेच्योर रिटायरमेंट के बारे में जो जिक्र किया गया है वो 56J में किया गया है, ठीक है, या 56I में भी किया गया है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट के बारे में समझाऊं
तो शॉर्ट में आपको समझा लेता हूँ कि मान लो कभी कभी क्या होते हैं ना कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो थोड़ी सी वृद्धावस्था में आते हैं ना, जब ओल्ड एज में आ जाते हैं। मान लो वो आते आते 50 ईयर्स एज में पहुंच गए। 50 ईयर एज में क्या होता है कि उनकी जो टाइपिंग स्पीड है या काम करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको रिटायर कर देती है, एक साथ कर देती है बहुत लोगों को, आपने देखा होगा। तो वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट होती है और उनको कुछ ना लमसम दे दिया जाता है, नेक्स्ट 3 महीने की सैलरी दे के निकाल दिया जाता है और उनकी मतलब जो पेंशन वगैरह वो बेनिफिट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट आपकी गलती नहीं, ये गवर्नमेंट निकालती है। जब गवर्नमेंट खुद अपने एम्प्लॉय को निकालेगी बाहर, तो वो क्या कहेगी कि भाई आपका जो लास्ट डे था ना उस दिन से हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये कब से इफेक्ट होगा अश्योर्ड पे आउट इसमें? फ्रॉम द सेम डे, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ योर ड्यूटी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, रिमेंबर वन थिंग। ये जो मैं बता रहा हूं ना, फ्रॉम नेक्स्ट डे, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द ड्यूटी, यानी सेम डे ऑफ द ड्यूटी।